गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि भारतीय मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित ऊष्म यानी कि गर्म और उष्ण मरुस्थल है। गर्म और उष्ण दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 15 मिलीमीटर से कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो मरुस्थली क्यों बोलते हैं थार मरुस्थल को? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है शुष्क जलवायु है और वहाँ पे बहुत कम वनस्पति, यानी कि ये देखो ये बहुत कम वनस्पति जो है ये पाई जा रही है, इसलिए इसको मरुस्थली बोलते हैं। और यहाँ पे 50 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। अरावली कहाँ है मैप में दिखाऊं? तो ये है हमारा प्यारा भारत, और ये देखो ये अरावली श्रेणी है। ये एक्चुअली यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचती है, और हमारे स्कूल के पीछे ही अरावली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ये इसके पश्चिम में स्थित है मरुस्थल। यहाँ से ये देखो भारतीय मरुस्थल नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये सारा जो है ये मरुस्थल है। तो ये देखो यहाँ पर भी इसके अंदर वर्कशीट के अंदर भी दे रखा है थार डिज़र्ट। ये थार मरुस्थल का एक चित्र है। और ये बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं जो अर्धचंद्राकार एक शेप बना देते हैं, ठीक है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बा, बारकान और जूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। बारकान का मतलब होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो देखो मरुस्थल का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे देखो दे रखा है कि ये वायु की क्रियाओं में व भौतिक अपरदन और के कारण धरातलीय विशेषताओं में प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। तो पठार में क्या होता है कि बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े बड़ी जो चट्टानें होती हैं वो मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ रेत ही रेत मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा जो अपरदन यानी कि पुराने टाइम में क्या हुआ होगा कि कुछ घिसावट के कारण जो है यहाँ पे जितनी भी रॉक्स हैं वो रेत के टीलों में चेंज हो गई है, और ये रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जो है वो टीला बना लेती है। तो ये कुछ टीलों के उदाहरण हैं, मशरूम रॉक, बालू का टिब्बा, बारकान, जूगेन, ये सब टीलों की भू आकृतियाँ हैं, ठीक है। तो बारकान का मतलब होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला, और ये थोड़ा सा चौड़ाई में इस तरीके से फैले हुए होते हैं, ठीक है। और जो भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप जो टीले पाए जाते हैं वो लंबाई में ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 थोड़े से इस तरीके से, मतलब ऐसे पहाड़ जैसे हम सीनरी में पहाड़ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ढाल का आधार पर थार मरुस्थल के दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इसको भी मैं मैप में दिखा दूंगी। इस क्षेत्र के नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण, किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाह होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती। पलाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव
वाला क्षेत्र बनाती हैं। तो इस पैराग्राफ का मतलब जो है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भारत का जो कच्छ का रण है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा स्थित है। कच्छ का रण जो है वो पूरी वाइट सैंड है उसके अंदर, यानी कि एकदम सफ़ेद रेत है। और यहाँ से लेकर जो है ये सिंधु नदी के पास, यहाँ पर सिंध प्रांत के आसपास जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है ये मरुस्थल पूरा, ये वाला एरिया पूरा कवर करता है ये थार मरुस्थल। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया। बाकी देखो यहाँ पर कोई पहाड़ तो है नहीं, पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं उसके अंदर हमेशा पानी रहता है। लेकिन जो पहाड़ों से अब यहाँ पे तो सिर्फ मरुस्थल है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वर्षा होती है ना केवल तभी नदियों में पानी होता है। और जो नदियाँ पानी लेकर आगे बढ़ती हैं ना तो वो एक झील में तब्दील हो जाती हैं और झील या तालाब में जाकर ये गिरती हैं। ये सीधा समुद्र तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि वर्षा का पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कम होती है ना, तो और धीरे धीरे जल वाष्प के कारण वो नदियाँ भी सूखने लगती हैं अगर बारिश नहीं होती है तो। इसलिए यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती है। और साथ में जो झीलें हैं ना बस वही पाई जाती हैं, जैसे कि लूनी नदी यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ की नदियों में ना नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और नमक भी निकाला जाता है यहाँ से, इन नदियों में से। लूनी नदी इसका एक एग्जाम्पल है। और बाकी जो अगर झीलों का उदाहरण दूं तो उदयपुर गए हो कभी? तो उदयपुर में वहाँ पे जो लेक पिचोला है और फतेह सागर लेक है, इस तरीके की मतलब वहाँ पे झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए थार मरुस्थल मैंने जैसे कि बताया है आपको कि किस तरीके से जो है हम डिवीज़न करते हैं उसका दिशाओं का। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, मैंने हमेशा बताया है, नीचे की तरफ साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम 4 भागों में यहाँ पे इस तरीके से कर दें तो हमारा जो थार डिज़र्ट है वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, इस एरिया को कवर करता है। तो आप आंसर में लिखोगे उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में, पश्चिमा। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। पूरा लिखनी है, पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर भी यहीं पर है, यहाँ से आएगा इसका आंसर। तो यहाँ से आप आंसर लिखोगे इसमें, ये यहाँ की जगह ना आप मरुस्थल लिखना। ठीक है, थार मरुस्थल, थार। अब थार के आगे लिखना थार की अधिकांश नदियाँ अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं, बस यहाँ तक। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपको लिखनी होंगी। थार से शुरू करना, थार, थार से यहाँ की लेकर और यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों लाइनें आपको उतारनी है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखो, थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता है? इसका भी आंसर यहीं पर है। तो यहाँ से आप आंसर लिखोगे तो इसको हटा के ना यहाँ पे भी थार लिखना है आपको, थार। ठीक है, थार क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, देखो यहाँ से थार से स्टार्ट करना है आपको। ये वाली पूरी लाइन आएगी, ये वाली पूरी लाइन आएगी, ये वाली पूरी लाइन आएगी और ये वाली पूरी लाइन आएगी यहाँ तक। ये भी थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहुँच पाती तक है, तो यहाँ से पूरा आपको उतारना है, ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ के आंसर में आप ये वाला लिख लेंगे, ये पूरा ये। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल जो है राजस्थान के थार मरुस्थल के बारे में लिखना है ना, ये तो यहाँ से नहीं आएगा, 1 मिनट रुक जाओ। ये वाली लाइन आएगी इसके अंदर फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ये पूरी की पूरी इस तरीके से। ठीक है, तो ये फोर्थ वाले का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके कारण यहाँ शुष्क जलवायु और नाम मात्र के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।
तो हमने इसकी जलवायु के बारे में बताया कि ये बहुत गर्म रहता है और यहाँ पे 50 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और ये वनस्पति भी यहाँ पे कम पाई जाती है। तो ये हमने जलवायविक विशेषताएं बताई हैं इसकी, थार मरुस्थल की। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, थार मरुस्थल के किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ दो भू आकृतियों के नाम कौन कौन से हैं? एक तो ये वाले लिख लो, मशरूम रॉक, बालू के टिब्बे, ये भू आकृतियाँ हैं, ठीक है। तो ये 5वें का आंसर हो जाएगा, ये लाइन पूरी, ये 5वें का आंसर है, ठीक है। तो आपने ये सारा जो है आज सॉल्व कर लिया है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।